150। आपका 120 आया है। चलिए देखते हैं क्या सही आंसर। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बताया है कि ए बी पैरेलल है डीई के। ये वाली लाइन जो है ना ए बी, ये पैरेलल दिया हुआ है किसके, डीई लाइन के, इस लाइन के। तो आपको एक्स का मान नहीं पूछा है, एक्स का संपूरक कोण पूछा है, यानी जो एक्स आएगा उसका संपूरक बताना है, 180 में से घटा के बताना है। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से थोड़ा सा, अगर ये 4x है तो इधर वाला अगर आगे बढ़ा देते थोड़ा, तो क्या ये 180 माइनस 4x होता, ये वाला होता कि नहीं होता। और इन दोनों का जोड़ ही ना अंदर में यहां लिखा रहता है, ये कितना है 180 माइनस 4x, और ये कितना है 3x। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या ये अंदर वाला 5x के बराबर हो जाएगा, तो बराबर 5x। चलिए साहब, -4x प्लस 3x माइनस x, ये माइनस x इधर जाएगा प्लस x हो जाएगा, इधर बचेगा 180 और उधर 5x प्लस x 6x हो जाएगा। तो यहां से x का मान 30 डिग्री आएगा। तो x का मान नहीं पूछा है, x का संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। तो अगर कोण 30 है, इसका संपूरक कोण 180 माइनस 30 होगा, यानी संपूरक कितना होगा 150। और केवल कोण पूछा होता था 30, और संपूरक कोण पूछा था 180 माइनस 30, यानी आंसर क्या है बी ऑप्शन, 150 सही है। देखिएगा जी, ये वाला प्रश्न देखिएगा, ऐसे फिगर दिया हुआ है और x का मान पूछ रहा है। इसमें बताया हुआ है कि जो लाइन CD है वो AB के क्या है, समानांतर है, पैरेलल दिया हुआ है। तो अभी जस्ट पिछले सवाल में भी ये बात हुआ था कि जो अंदर वाला होता है क्या वो इसका और इसका जोड़ होता है, ये अंदर वाला पोर्शन जो होता है क्या इस बाहर वाला और इस बाहर वाले को जोड़ के होता है ये। तो बताना, एक लाइन है ना ये, और एक लाइन एंगल 180 डिग्री होता है, 180 में कितना दिख रहा है, तो बाकी 47 डिग्री यहां रहा होगा क्या, ये अंदर वाला 47 डिग्री होगा तभी ना मिलके 180 होगा। वैसे ही बताना, ए बी एक लाइन है और लाइन एंगल 180 होगा, 180 में कितना दिख रहा है, तो बाकी यहां रहा होगा 37 डिग्री यहां रहा होगा। अब जैसे ये दोनों मिल गया तो आप कहते हैं ना इन दोनों का जोड़ ही यहां होता है, तो x का मान क्या हो जाएगा 47 प्लस 37, x का मान हो जाएगा 47 डिग्री प्लस 37 डिग्री, कितना आएगा जोड़ जाड़ के 84 डिग्री। ठीक है, तो 84 डिग्री वाला ये डी ऑप्शन होगा आपका आंसर, चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है, एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका। तो आपको किसका मान चाहिए, एसयू का, ये वाला चाहिए आपको, एसयू बराबर 1, हाँ 33, हाँ चलिए बहुत अच्छा। कर सकते हैं इस सवाल को, आप लोग ट्राई करिए एक बार। पढ़ेंगे हम, जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे तब ये चीज पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल यहां से ये समझ लीजिए कि अगर ये चारों लाइन आपस में समानांतर है तो ये जो सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट दिख रहा है, रेखाखंड जिसको बोलते हैं 21, 27, 51, ये जिस अनुपात में इधर है उसी अनुपात में भी इधर होगा, क्योंकि ये सब लाइन आपस में क्या है, समानांतर। समझ में आ रहा है बात। तो बताओ बाबू ये किस अनुपात में है, सब में कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है सब में। अगर इनका रेशियो देखते तो 3 से 7, 3 से 9 और 3 से 17,
क्या ये 7, 9, 17 में है? तो इधर भी क्या होना चाहिए? 7, 9, 17 का अनुपात होना चाहिए, रियल नहीं। ये रियल थोड़े था 7, 9, 17, ये रेशियो था। तो जो रेशियो इधर होगा वही रेशियो इधर भी होगा। ये होगा 7, ये होगा 9 और ये होगा 17। ये सब रेशियो में अगर है, इसको यूनिट पढ़ेंगे तो 7 यूनिट, 9 यूनिट और 17 यूनिट, जोड़ के कई यूनिट होगा? 7, 9, 17 जोड़िए, 7 यूनिट, 9 यूनिट प्लस 17 यूनिट, कितना यूनिट हुआ? 33 यूनिट हुआ। तो आप कहेंगे पूरा लेंथ जो है वो है 33 यूनिट, लेकिन रियल में कितना दिया हुआ है? तो क्या बोल सकते हैं 33 यूनिट का मान 121 सेंटीमीटर? अगर 33 यूनिट का मान 121 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? कटेगा ही नहीं, ये तो कट जाएगा। काटिए, क से कट रहा है, 6, 11 से काटते हैं। आप कहोगे 1 यूनिट का मान सर निकलेगा 121 बटा में 33, 11 से दोनों नंबर कटेगा, 11 बटा 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट का मान। हाँ, अच्छा, 1 यूनिट का मान 11 बटा 3 सेंटीमीटर होगा। आपको 1 यूनिट निकालना है कि एसयू मतलब 9 यूनिट निकालना है? 9 यूनिट निकालना है। तो अगर 9 यूनिट निकालना है, एसयू का मान 9 यूनिट दिख रहा है ना फिगर में, 1 यूनिट का मान 11 बटा 3, तो 9 का मान 9 गुणे 11 बटा 3, 11 तिया, अब सेंटीमीटर ना हो गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 33 सेंटीमीटर आया था। सिंपल होता है, जब लाइन पैरेलल देगा तो इस साइड का जो रेशियो होगा वही रेशियो इस साइड का भी होगा। ऐसा के कहा था कि थेल्स साहब कहे? थेल्स साहब कहे। पाइथागोरस तो अलग है, राइट एंगल ट्रायंगल बताए थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है, यानी तीनों आपस में पैरेलल दिया हुआ है। कुछ लेंथ दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 36 सेंटीमीटर, यानी ये वाला लेंथ 36 सेंटीमीटर का है, यह 50 है, या नीचे वाला यहां से लेके यहां तक 50 दिया हुआ है। और बताया है कि जो AC है और CE है इसका रेशियो 5 और 9 है। क्या इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे कि AC रेशियो CE बराबर 5:9? इस बात को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि AC और CE का रेशियो कितना है? 5। अगर ये 5:9 में है तो इधर भी तो 5:9 में ही होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि सर हमको इधर का लेंथ नहीं निकालना था, हमको तो ये CD निकालना है बीच वाला। तो बताइए जरा, अगर ये 5:9 में है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला में भी रिलेशन बन जाएगा क्या? जैसे इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा ना, ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। अगर त्रिभुज बन जाएगा तो अगर वो क्या बोलते हैं सिमिलरिटी की अगर बात करेंगे, समरूप का, तो आपको भी ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल इसके भी सिमिलर होगा बीच वाले के, और बड़ा वाले के भी सिमिलर होगा। और जब सिमिलर होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? समान होता है। तो प्रश्न ये उठेगा कि सर तब तो ये लेंथ हमको चाहिए, क्योंकि जितना ये इतना बाई इतना होगा उतना ही इतना बाई इतना होगा। आपका समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे देखिए, अगर एक ट्रायंगल यहां हम बनाते हैं, मान लीजिए लाइन इसके पैरेलल, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। अगर ये x है और ये कुछ मान लेते हैं लेट से y, तो ये x है और ये अगर y है, तो क्या यह भी x और ये वाला जो नीचे वाला होगा x प्लस y होगा?
ये बात समझते हैं आप? नहीं? अरे भाई, अच्छा ठीक है, ये नहीं समझते तो ये तो जरूर समझेंगे। जैसे मान लीजिए त्रिभुज का नाम ABC था और हमने एक बीच में लाइन DE पैरेलल खींच दिया है, एक लाइन खींच दिया DE पैरेलल, तो क्या ट्रायंगल ADE, हालांकि इसकी जरूरत है कि नहीं अभी देखेंगे, ADE ट्रायंगल ABC के सिमिलर होता है? अभी हम आपको सिमिलरिटी नहीं पढ़ाए हैं, बट होता है कि नहीं ये चीज? अगर त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर एक रेखा खींच दी जाए तो ऊपर बनने वाला छोटा त्रिभुज ओरिजिनल त्रिभुज के समरूप होता है, और जब त्रिभुज समरूप होता है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड छोटका त्रिभुज में AD है तो बड़का त्रिभुज में AB है ना, क्या AD बाई AB बराबर होगा AE बाई AC के, एंड साथ ही साथ DE बाई BC के? ये तीनों ना आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल माने जाते हैं जब सिमिलर होता है, तो ऐसा होता है। तो मैंने बोला अगर ये x है, ये y है, तो ये तो x होगा, लेकिन नीचे वाला केवल y नहीं, x प्लस y ना होगा, ये पूरा जोड़ के ना होगा x प्लस। बोलिए। तो बताइए क्या इसके इस्तेमाल से यहां कुछ बन जाएगा आपका? जैसे मान लीजिए इधर वाला कुछ है, तो ये वाला अगर x है तो ये दोनों जोड़ करके यहाँ x प्लस 5 होगा, और ये तीनों जोड़ करके यहां होगा, पूरा बड़का लेंगे तो x प्लस 5 प्लस 9, x प्लस 14 होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, ये जो AB है और जो EF है, इन दोनों का अंतर 14 है क्या? ये लेंथ x हो गया और ये लेंथ x प्लस 14 हो गया, इन दोनों लेंथ का अंतर 14 दिख रहा है, या इससे यह 14 ज्यादा दिख रहा है? अब क्वेश्चन में कितना ज्यादा दिख रहा है? 14 सेंटीमीटर ज्यादा दिख रहा है। भाई x को इन्होंने क्या दे रखा है और इसको क्या दे रखा है? तो आप कहोगे ना कि सर 36 ये है, 50 ये है, तो 14 इससे ये ज्यादा है, इसका मतलब कि सर यहां पे जो होगा इससे 5 ही ज्यादा होगा ये। जैसे देखो, अगर x का वैल्यू 36 है तो x प्लस 14 ऑटोमेटिक 50 आएगा, 36 प्लस 14 50। इसका मतलब x फिक्स है कि जो दिया है वो 36 रियल ही है, x 36 है, लेकिन ये मिडिल वाला जो लेंथ होगा वो x होगा कि x प्लस 5 होगा? तो आंसर 36 प्लस 5 होगा ना, तो 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 41 सेंटीमीटर। तो कौन चीज पूछा था? CDA ने पूछा था, तो 41। अब आप इस बात को कैसे ध्यान रखेंगे, ये मैं डायरेक्ट बताता तो थोड़ा सा दिक्कत होता, इसलिए मैं ये समझाया था पहले। आप इसी के इस्तेमाल से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि सर ये कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो 5 जुड़ेगा इसमें ना, इसका लेंथ होगा, और 9 और जोड़ दीजिएगा तो इसका होगा। तो आप कह सकते हैं ना कि इससे 5 ज्यादा ये होगा और इससे 9 ज्यादा ये होगा। कुल मिला के ये अगर 50 है और ये 36 है तो 14 ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब बीच में कितना ज्यादा होना चाहिए? 5। 36 प्लस 5 41। कौन सा ऑप्शन दिया था? 41 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये 41 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, ये जो 36 दिया हुआ है ना, उसमें ये 5 जोड़ दीजिएगा तो बीच वाला निकल जाएगा, और ये 9 और 5 दोनों जोड़ दीजिएगा तो नीचे वाला निकल जाएगा। नीचे वाला भी दिया था ना 50, सेटिस्फाइड हो गया था। नहीं देता तब भी क्या बोलते, 50 ही आएगा वो। इधर देखो बोर्ड पे, एक बात बताओ हमको, ये लाइन सब पैरेलल ना दिया हुआ है आपस में। हाँ, तो देखो ये दोनों देख सकते हैं किस अनुपात में है? बताइए तो, 18 और 21 किस अनुपात में? तो सर 3 से कटेगा 6 और 3 से कटेगा सर, क्या बोल सकते हैं 6 7 में?
अगर ये और ये 6 साथ में है तो इसके सामने वाला भी 6 और 7 में होना ना चाहिए। बोलो, यही तो पिछला सवाल में सीखा था। ये 6 और 7 में है, ये भी 6 और 7 में होना चाहिए, लेकिन 6 लिखा है, 6 को 12 ने लिखा है। अगर 6 12 बन गया तो 7 क्या बन जाएगा? 14 बन जाएगा। ये वाला लेंथ कितना हो गया? 14। बोलो, रीजन फिर से सुनो। जैसे ये सब लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये साइड का, इस साइड का जो रेशियो होगा वही रेशियो इस साइड भी होगा। तो ये किस रेशियो में है? दोनों नंबर 6 और 7 में है। 18 21 कोई पूछेगा कि 18 और 21 किस रेशियो में है, तो आप काट के 3 से बताइएगा ना 6 और 7 में है। तो अगर इधर वाला पोर्शन 6:7 है, इधर भी तो 6:7 होगा। तो 6 का मान कितना दिया हुआ है? यानी डबल करके दिया है। तो ये जो 7 है वो 7 रहेगा कि डबल हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? बोलो, इजी समझ गए? यानी इजी का मान क्या है? हमको तीनों चाहिए, तभी जोड़ना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सर एक और दिया हुआ है, BH जो है ना वो 188 सेंटीमीटर है। क्या ये पूरा लेंथ 188 है? यहां B से लेकर H तक ये पूरा ना 188 दिया हुआ है, लेकिन सर हमको तो इस छोटे छोटे टुकड़ों का लेंथ चाहिए। देखो, हमें DF भी चाहिए। क्या ये DF बीच में है? ये चाहिए हमको, कोई बात नहीं। यहां आओ तो, अगर ये पूरा लाइन पैरेलल था तो इस साइड का जो रेशियो होगा वही रेशियो यहां भी होगा। ये किस रेशियो में है? सर इन सब में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। तो ये 21 12 14 के ही अनुपात में है। इधर भी 21 12 14 होना चाहिए। तो 21 यूनिट 12 यूनिट 14 यूनिट होना चाहिए। तो 21 यूनिट 12 यूनिट 14 यूनिट जोड़ा जाए तो क यूनिट हो जाएगा? जोड़ लीजिए पूरा। सर 26 और 21 47 यूनिट। आप कहेंगे सर यहां बोल सकते हैं 47 यूनिट का मान 188, क्या बोल सकते हैं जी? तो 47 यूनिट का मान 188 होगा, तो जरूरत क यूनिट का है? 12 यूनिट का है। बीच वाला देखो, हमको DF चाहिए, जो चाहिए वही निकालेंगे। तो DF कितना यूनिट दिख रहा है? 12। अगर 47 यूनिट का मान इतना, तो 12 यूनिट का मान आप कहोगे 188 बटे में 47 गुणे 12, ऐसा आएगा? कुछ कैंसिल होगा इसमें? इसका ये 4 गुना दिया हुआ है, तो 4 बार में अगर चला गया तो 12 चौके 48 सेंटीमीटर किसका लेंथ आ गया? सर DF का आ गया, क्योंकि DF ही ना 12 यूनिट है। देखो ये सब सेंटीमीटर थे, ये सब क्या थे? सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या है? यूनिट। तो 12 यूनिट है, यानी रेशियो है ना ये वाला, इसका मान निकालेंगे सेंटीमीटर। क्या DF के जगह कितना रखेंगे हम लोग? 48 सेंटीमीटर ना, क्योंकि ये भी क्या है? सेंटीमीटर। अभी एक और चाहिए, PQ भी चाहिए आपको। हाँ 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 ठीक, DF का मान 12 यूनिट मिल गया, लेकिन ये सब किसमें है? सेंटीमीटर में। तो EB किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि जब जोड़ेंगे तो अगर हमने EG का मान सेंटीमीटर में लिखा है तो सब न सेंटीमीटर में लिखेंगे तब जुटेगा, इसीलिए उसको बदल दिए सेंटीमीटर। क्लियर है बात? अच्छा, अब कौन सी चाहिए हो? PQ। कहां है PQ? ये अच्छा, ये भी तो इंटरेस्टिंग है, देखना थोड़ा ध्यान से। 12 और 21 ये दोनों किस रेशियो में है? 4:7। हम पूछेंगे 12 और 21 किस रेशियो में है? आप कहोगे 12 और 21 हैं, 3 से कटेगा 4:7। तो क्या ये भी 4 और 7 में होना चाहिए? ये लाइन पैरेलल है कि नहीं आपस में?
तो जब इधर दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो इनका भी तो होगा। जैसे इन दोनों का जो रेशियो था वही रेशियो इनका था, वैसे ही इनका जितना होगा उतना ही इनका भी। तो ये किसमें है जी? 4 और 7 में। ये भी क्या होना चाहिए? 4 और 7। 4 का मान क्या दिया है? तो 4 का जब 18 हो गया तो 7 का भी तो बदल जाएगा। 4 का 18 हुआ है, क गुना हुआ है? 4 को अगर 18 लिखना है तो क गुना करना होगा? 4.5 गुना। तो 7 भी 4.5 गुना हो जाएगा ना? 7 का 4.5 गुना 31.5। सर ये 31.5 सेंटीमीटर रहेगा, तभी ये दोनों रेशियो सेम। देखो ये भी है 4 और 7 में, और इसको काटिएगा ना तो 4 7 आएगा। 4 का मान कितना दिया था? तो 7 का मान क्या हो जाएगा? आपको यहां से 1 का मान हो जाएगा 18/4 यानी 4.5। तो 7 का मान हो जाएगा 7 गुणे 4.5, 31.5 आ जाएगा। वही लिख दिया सेंटीमीटर ना। अब जोड़ दीजिए, सब तीनों को जोड़ के पूछा क्या आया? 93.5। तो जोड़ दीजिए, आंसर हो गया 93.5 सेंटी। तो 10वां और 11वां को क्या किया था? मिला दिया था तो 12 बन गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। आया है क्या? आएगा, धीरे धीरे आएगा। सर इस फिगर में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं? PQR, जिसमें एंगल Q कितना है? 90 दिया हुआ है। साथ ही साथ साइड इक्वल दिया है, QS बराबर QT। QS ये वाला है, QS किसके बराबर दिया है? QT ये वाला दिया है। अच्छा ये जो SQT है, ट्रायंगल है ना छोटा सा, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, लेकिन इसके दो साइड इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल हैं, एक एंगल 90 है, तो इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसको समद्विबाहु कहा जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है, यही ना कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा और देखते हैं क्या दिया है। RU RT के बराबर दिया है। RU ये वाला, RU RT ये वाला, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। देखो मैं सिंगल लाइन दिया हूं, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, या मैंने डबल लाइन दिया, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्या यहां का भी कोण आपस में इक्वल होगा? जैसे इक्वल साइड के सामने का एंगल भी इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इन साइड के सामने का एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, बराबर होगा जितना ये साइड के सामने का एंगल ये वाला और इस साइड के सामने का एंगल ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर ये x होगा तो ये भी x, ये y होगा तो ये भी y। ये कॉन्सेप्ट है आपका। समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? और समकोण त्रिभुज में 90 को छोड़ के बाकी दो का योग क्या होता है? 90 ही होता है। एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक एंगल तो 90 फिक्स है, तो बाकी जो दो बच गया वो भी तो जोड़ के 90 होगा, तभी ना 180 आएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में 90 को छोड़ के बाकी दोनों कोण 45-45 होते हैं? आप सहमत हैं इस बात से? तबे ना तीनों कोणों का, ये 90 है, तबे ना तीनों कोणों का योग 180 भी हो जाएगा। देखो ये 90 है फिक्स, ये दोनों नहीं पता है, लेकिन क्या ये दोनों मिला के 90 होगा? तबे ना 180 होगा। अच्छा दोनों मिला के क्या होना चाहिए? 90। और दोनों आपस में कैसा होना चाहिए? बराबर। नहीं, बराबर, समान भुजा के सामने कोण बराबर होता है, तो मिला के 90 और आपस में बराबर भी होना चाहिए। तो वो नंबर कौन है? 45-45 ही ना है, जो बराबर भी रहेगा और जोड़ने पे क्या आएगा? 90 है। इसलिए फिक्स है। कितना होगा?
45 और बोलो यहां तक ठीक है। एक एंगल दिया हुआ है 36 डिग्री QPR। कहां है QPR? QPR क्या ये दिया हुआ है 36? अब तो खत्म हो गया सवाल है। आप बताइएगा PQR भी एक समकोण त्रिभुज था, ये 90 है, तो क्या P और R मिलके 90 होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के हिसाब से अगर ये 90 हो चुका है, ये दोनों मिलके 90 होगा कि नहीं? P और R 90 में से कितना है ये? बाकी तो आ रहा होगा 54। क्या बात है, ये 54 रहेगा सर। चलिए साहब, अभी छोटका त्रिभुज को देखिए, RUT को देखिए। RUT में अगर एक एंगल 54 है तो बाकी दोनों मिला के कितना होगा? 180 होता है ना तीनों का जोड़, 180 में 54 हो चुका, ये दोनों मिला के कितना होगा? 180 में 54 हटा दीजिए, 126। सर ये दोनों मिला के 126 होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर भी होना चाहिए क्या? 126 को बराबर बराबर बांटो, 2 भाग में 63। सर ये 63 होगा और ये भी 63 हो जाएगा आपका 126। सॉरी के फाइंड STU क्या ये बीच वाला चाहिए इसको? यही ना टी एंगल। ये जो QTR लाइन है, QTR ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा एंगल 180 होगा। 180 में कितना देख पा रहे हैं आप? 45 और 63 देख ले रहे हैं। 45 63 मिलके कितना हो गया? अगर ये दोनों 108 है तो बाकी बीच में रहा होगा, तभी ना 180 होगा। तो 180 में 108 हटाइए, 72 हो जाएगा ना पूरा 180। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वही बीच वाला। तो स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए, जी सवाल है। क्या है? अभी आए हो? अच्छा अच्छा, तो अभी हम ही बताने जा रहे हैं। देखो 70 आ गया, क्या बात है, शानदार। ये फिगर दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया है कि AC बराबर है CD। देखो तो AC कहां है? ये है, ये वाला AC किसके बराबर दिया है? CD। ये वाला CD है, यही ना CD है। ये दोनों भुजा को आपस में क्या बोला है? बराबर। अगर कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है कि नहीं? ACD एक त्रिभुज है ना, बना है ना एगो त्रिभुज ACD, और इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा ना। तो इस भुजा के सामने कितना है? तो इसी के बराबर अगर ये भुजा है, इसके सामने भी कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो क्या इधर वाला 20 होगा? जैसे ये सब आप किए हैं, समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। नहीं दिख रहा आपको? AC किसके बराबर है? CD के। AC के सामने कितना कोण है? 20। तो CD के सामने भी कितना होगा? 20। बोलो, समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। ये दोनों समान भुजा में से एगो के सामने कितना डिग्री है? 20। तो दूसरा के सामने भी कितना होगा? 20। क्लियर यहां तक? अच्छा, आप ये देखो, एंगल BCT का मान बताइए। कहां है BCT? ये वाला चाहिए क्या? ये वाला चाहिए। तो ये लाइन तो स्ट्रेट है नहीं। अगर स्ट्रेट होता तो यही दोनों जोड़ के आंसर कर देते हैं आप। बाह्य कोण का मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, लेकिन लाइन स्ट्रेट होता तब ना। ये घूम गया है थोड़ा। अच्छा, स्ट्रेट होता तो 65 होता, तनी उधर भाग गया तो 65 से ज्यादा होगा। सर 2 को है ज्यादा ने, गड़बड़ा गया। एक आध गो रहता तो मारियो देते डायरेक्ट। खैर कोई बात, निकालते हैं थोड़ा सा। इस एंगल पे अगर आना है तो बाकी सब निकाल लीजिए, ये भी निकल जाएगा। जैसे देखिएगा 25 और 40, इस त्रिभुज में 65 दिख रहा है, तो बाकी तो यही रहा होगा ना 180। 180 में 65 गया,
ये 115 रहा होगा। अच्छा, ये 20 20, तो बाकी 140 ये रहा होगा। अच्छा, अब कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होना चाहिए, तो 360 में कितना दिख रहा है? हाँ सर, ये जो एंगल निकालना है, क्या इस एंगल का मान जो होगा वो 360 डिग्री माइनस 115, 140 एंड 35 घटाना पड़ेगा। तो 360 में से ये जोड़ के कितना आया? 290। तो कितना बच गया हो? 70 डिग्री। तो आंसर आपका कौन होगा? 65 से ज्यादा, 65 से ज्यादा 70 वाला से। कैसे हुआ, समझ में आया? नहीं, फिर से समझो, फिर से समझो। एक बार और बोर्ड पे देख लो थोड़ा सा। ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा? बराबर। तो अगर इसके सामने 20 है, इसी के सामने बराबर भुजा के सामने भी क्या होगा? 20। यहां 20 लिख लो। अब देखना, ये जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, इसमें दो ठो कोण 20 और 20 40 है, तो बचा हुआ कोण 140 होगा, तभी ना तीनों कोणों का योग 180 होगा। वैसे ही देखो इधर, इस त्रिभुज में 40 और 25 65 है, तो जो बचा हुआ कोण है 115 रहेगा, तभी ना तीनों जोड़ के 180 होगा। अब देखो ये पूरा सर्किल कंप्लीट एंगल 360 होना चाहिए। ये 360 में कितना कितना दिख रहा है आपको? सर हमको दिख रहा है 115 प्लस 140 प्लस 35, कुल मिला के कितना हुआ? 290। तो आप कहेंगे ना ये तीनों एंगल मिला के कितना हुआ? 290। तो जो बचा हुआ एंगल है वो पूरा होता तो 360 डिग्री होता। तो अगर हम 360 डिग्री में से ये 290 घटा दें, तो बचा हुआ एंगल 70 डिग्री निकल जाएगा। और बचा हुआ एंगल का ही नाम क्या था? BCT था। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। समझ गए अब? तो बस 14 तक हुआ ना, 15 करेंगे? हाँ कर लीजिएगा, यही रोकते हैं ना। हो गया ना टाइम? अब देखो जी, इस फिगर में कुछ एंगल दिया हुआ है और आपसे ये पूछा है एंगल ABC प्लस EAD प्लस ADE। ABC पूरा एंगल ABC कौन होगा? सर ABC, बीच में B है, ये पूरा B लेना होगा ना, ऐसे ये होगा पूरा एंगल। EAD यानी इधर वाला एंगल चाहिए आपको इतना, और ADE यानी ADE ये वाला भी एंगल चाहिए। ये तीनों निकाल के जोड़ना है आपको और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए थोड़ा सा, आप केवल एक ट्रायंगल देखिए तो ABE, एक ट्रायंगल देखिए ABE। क्या ये एक्सटर्नल एंगल E है यहाँ का? और इस बाह्य कोण का मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 80 में से 35 गया, क्या यहाँ 45 रहा होगा? तभी ना दोनों जोड़ के 80 आएगा। बाह्य कोण का मान क्या होता है? अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो एंगल ABC चाहिए था, क्या वो आपको 45 प्लस 25 दिख रहा है आपको? 45 समझ में आया क्या? ये प्रॉपर्टी, अगर ये A है, ये B है, तो क्या ये बाह्य कोण का मान A प्लस B होता है? अगर ये 80 है तो इन्हीं दोनों को न जोड़ के 80 आया होगा। तो 80 में से अगर एक को घटा दे तो दूसरा नहीं निकल जाएगा, 45 हो गया। तो एंगल ABC का वैल्यू कितना हुआ? आप कहोगे एंगल ABC, ये पूरा लेना होगा, पूरा लेंगे तो क डिग्री हो जाएगा। तो क्या एंगल ABC का मान 70 डिग्री हो गया, प्लस EAD चाहिए आपको
ई ए डी, यहां पे है ना, और क्या चाहिए, ए डी ई, ए डी ई, ये भी चाहिए आपको। देखो बात बताओ कि ट्रायंगल ए ई डी में एक वो एंगल 80 है, क्या ये दोनों मिला के 100 रहा होगा क्या? मिला के हम पूछ रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। बोलो अनमोल, अगर इस त्रिभुज में एक कोण 80 है, ये दोनों मिलके 100 होगा क्या? हमको दोनों मिला के चाहिए क्या? 100 ले लेते हैं। क्या चक्कर में पड़ना है कि 100 में कितना कितना क्या फर्क पड़ता है, उससे में क्या मतलब, रहा होगा कितनों कितनों, हमको तो जोड़ के बताना है। आंसर 180।